अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की आपकी वीडियो चौथी जमात के लिए है। आपकी उर्दू की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू के सफ़ा नंबर 94 पर यह आपका सबक नंबर 13 है। इसका उन्वान है बकरी ने 2 गांव खा लिए। क्या उन्वान है सबक का? बकरी ने 2 गांव खा लिए। है ना अजीब सा उन्वान, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे सबक को तो आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और बड़ा आपको सबक मिलेगा। इसमें बहुत एहसास होगा कि वाकई मुसन्निफ़ ने क्या बात लिख दी। तो ये एक तारीख़ी वाक़या है, इसको मेरे साथ साथ यहाँ पढ़िए बहुत ध्यान से। जहाँ पढ़ा जा रहा है वहीं उंगली रखिए। एक मरतबा यानी एक मरतबा शाहजहाँ बादशाह जो एक मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल शहंशाह थे, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, जिन्होंने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद और आगरे का ताजमहल और इसके अलावा और भी कई इमारतें बनवाई। इन्हें इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था। ये मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ। तो क्या हुआ, एक मरतबा शाहजहाँ बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। मुसाहिबों के साथ यानी जो उनके साथी थे, जो उनके यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से दोस्त समझ लीजिए, उनके साथ जंगल में शिकार खेल रहा था शाहजहाँ बादशाह। अचानक उसे एक हिरन नज़र आया। क्या नज़र आया? हिरन। उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया, यानी हिरन दौड़ता रहा और वो घोड़ा लेके हिरन के पीछे घोड़े पे सवार होकर दौड़ता रहा। हिरन छलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में मुसाहिब न जाने कहाँ खो गए। बादशाह अकेला रह गया। जंगल का रास्ता था, है ना। मुसाहिब जो थे वो साथ में जो आने वाले थे वो कहीं रह गए और बादशाह हिरन के चक्कर में कहीं दूर निकल गया और अकेला रह गया। गर्मी की चिलचिलाती धूप थी। गर्मी का वक्त था और धूप भी दोपहर का वक्त था। चिलचिलाती हुई धूप थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। जाहिर सी बात है, गर्मी का मौसम था और बादशाह को प्यास भी लगने लगी। वो इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोपड़ी नजर आई। क्या नजर आई? एक झोपड़ी नजर आ गई बादशाह को। अंदर कोई है? बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। जब झोपड़ी के नजदीक पहुंचा तो बादशाह ने क्या आवाज दी? अंदर कोई है? तो शाहजहाँ बादशाह ने झोपड़ी के नजदीक जाकर आवाज लगाई, अंदर कोई है? एक बूढ़ा जो देखने से चरवाहा लग रहा था। क्या लगता था? चरवाहा। एक बूढ़ा जो देखने से चरवाहा लगता था झोपड़ी से बाहर आया। बादशाह बोला, मैं शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, मैं तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी। क्या कहा बूढ़े ने? अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी, बूढ़े ने कहा। बादशाह झोपड़ी में दाखिल हो गया, यानी झोपड़ी के अंदर आ गया बादशाह। मैं अभी आता हूँ, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वो बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। प्यास बुझ गई। ये देखिए यहाँ पर तस्वीर दिखाई ना, ये बादशाह और ये वो बूढ़ा चरवाहा। तो बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया, प्यास बुझ गई। बादशाह ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा। इनाम काहे का? ये तो मेरा फर्ज था, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? जागीर में 2 गांव दिए जाते हैं, बादशाह ने कहा। पहले बादशाह वगैरह जो थे वो इनाम में गांव दे दिया करते थे जागीर में, कि ये तुम्हारी जागीर है, ये तुम्हारे गांव हो गए, ये तुम्हारे हो गए। लाओ कागज पर लिख दूं। कागज लेकर दिल्ली चले आना। कागज लेकर क्या करना? दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वो तुम्हें 2 गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बूढ़ा तो बहुत हैरान हुआ कि क्या हो गया, मतलब ज़रा सा मैंने तो दूध पिलाया है, प्यास बुझाइए और मुझे इनाम में 2 गांव मिल रहे हैं। बादशाह को हैरत हुई, उसे यकीन नहीं आ रहा था अपने कानों पर। मेरे पास कागज कहाँ? बूढ़ा बोला। गाँव और जंगल, बूढ़े के पास कागज भी नहीं था। और अब तो कागज बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक ज़माना था कि कागज मैसर नहीं था बूढ़े को। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और उस पर लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। पीपल के पत्ते के ऊपर लिख दिया बादशाह ने। बूढ़ा तो गाँव के ख्याल में मगन था, सोच रहा था कि अब तो मजे आ जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वो लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँघने लगा, यानी सो गया। अचानक वो तड़प कर उठ गया। एक बकरी वही पत्ता खा रही थी।
बकरी पीपल का जो पत्ता था वो खाने लगी। हाय तूने 2 गांव खा लिए। वो दर्दनाक आवाज में चीखा, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बहुत देर तक वो बच्चों की तरह सिसकता रहा, फिर सोचा दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। देखिए जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये बूढ़ा जो है बकरी पत्ता खा रही है और ये बेचारा परेशान हो रहा है। तो आखिर क्या सोचा बूढ़े ने कि दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए, हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वो उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में न घुसने दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत खराब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे, बच्चे कंकरियां मारते, मगर वो बस यही रट लगाता रहता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली में लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है। देखिए ना आपने जामा मस्जिद लाल किले के सामने जी। बादशाह हर जुमे को वहाँ नमाज पढ़ने जाया करता था। जुमे के दिन बादशाह भी मस्जिद में जाता था नमाज पढ़ने के लिए, जामा मस्जिद में। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। बादशाह को देखने के लिए, बादशाह के दीदार के लिए लोग दोनों तरफ खड़े हो जाते थे रास्ते में, जब बादशाह वहाँ से गुजरता था। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नजदीक से गुजरा, चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गई, यानी हैरान रह गया चरवाहा बादशाह को। तो क्या हुआ, बादशाह को देखकर चरवाहे की आंखें फटी की फटी रह गई। वो तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था, प्यासा शिकारी वो बादशाह निकला। बूढ़ा बेख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकया याद आ गया। बादशाह को भी याद आ गया। उसने मुस्कुराकर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बूढ़ा देख रहा था, बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे। उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किससे क्या मांग रहा है, उसे किस चीज की कमी है। उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया। बादशाह फकीर छोटे बड़े सब उससे मांगते हैं। देखिए बादशाह और फकीर जो है एक दूसरे के मुतज़ाद अल्फाज हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स। छोटे बड़े ये भी मुतज़ाद हैं, बादशाह फकीर ये भी मुतज़ाद हैं। ठीक है, तो बादशाह फकीर छोटे बड़े सब उससे मांगते हैं, उससे यानी खुदा से मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया, बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं, बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं। वाह, मैं जाता हूं, जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। तो देखिए कितनी अच्छी सोच थी उस बूढ़े की, और इस सबक को पढ़कर कितना अच्छा हमें मैसेज मिलता है, कितना अच्छा सबक मिलता है कि हमें भी खुदा से ही मांगना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए जो सबको देता है। बादशाह को भी वही देता है और फकीर को भी वही देता है, देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो इस सबक से हमें ये सीख मिलती है। अब सफ़र नंबर 98 पर इस सबक से मुताल्लिक़ अल्फाज और उसके मानी हैं। यहाँ लिखा हुआ है लफ्ज़ और मानी। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है मुसाहिब। मुसाहिब के मानी है बादशाह के दरबारी। जो बादशाह के दरबारी होते हैं, बादशाह के साथ दरबार में जो बैठते हैं, वो मुसाहिब कहलाते हैं। एक तरह से वो बादशाह के दोस्त भी होते हैं, यानी हर तरह से उसके मददगार और मशवरे देने वाले मुसाहिब। जागीर, जागीर के मानी वो ज़मीन या गाँव जो बादशाहों या नवाबों की तरफ से दी जाए, वो जागीर कहलाती है। फर्श यानी ज़मीन, फर्श ज़मीन को कहते हैं और अर्श आसमान को कहते हैं। ज़मीन आसमान का मुतज़ाद है और फर्श का मुतज़ाद है अर्श। ठीक है, तो इन मुतज़ाद अल्फाज भी आप याद रखिएगा, यानी अपोजिट वर्ड्स। दर्दनाक, देखिए 2 लफ्ज़ मिलकर बना है लफ्ज़ दर्द और नाक। दर्दनाक का मतलब है दर्द से भरा हुआ। ठीक है, दर्दनाक का मतलब दर्द से भरा हुआ। बख्श देना, दे देना, दान कर देना, बख्श देना के मानी है। दीदार कहते हैं मुलाकात या दर्शन को। आंखें फटी की फटी रह जाना, ये एक मुहावरा है। आंखें फटी की फटी रह जाना यानी हैरत ज़दा रह जाना, बहुत ज़्यादा हैरान होना, हैरत में होना
کیونکہ اب انسان حیران ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. تو ایک محاورہ ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، جس کا مطلب ہے حیرت زدہ رہ جانا. بے اختیار کا مطلب بے قابو، بے اختیار بے قابو. اختیار کا مطلب قابو اور بے اختیار بے قابو، یہ اس کا متضاد لفظ ہے بے اختیار، اختیار کا. ٹھیک ہے، بے لگا کر متضاد بنا دیتے ہیں. اس طرح سے یہاں پر بھی بے اختیار بن گیا بے قابو. ہر سبق میں کوئی نہ کوئی غور کرنے کی بات ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ غور کرنا اور سوچنے کی بات ہوتی ہے. تو اس سبق میں جو غور کرنے کی بات ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے غور کیجئے. تو غور کرنے کے لیے انہوں نے 3 پوائنٹس دیے ہیں. گھر آئے مہمان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اور اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. یہ سبق ملتا ہے ہمیں اس بوڑھے چرواہے سے. ٹھیک ہے، گھر آئے مہمان سے عزت سے پیش آنا چاہیے اور اس کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. دوسرا سبق جو ملتا ہے اس سبق سے، دوسری سیکھ جو ملتی ہے وہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے. جو نیکی کرتا ہے اس کو بدلے میں نیکی ہی ملتی ہے. اس کے بعد تیسری بات جو بتائی گئی ہے اس سبق میں وہ ہے اصل دینے والا خدا ہے. جو سب سے اہم بات ہے، اصل دینے والا خدا ہے، وہی بادشاہ اور فقیر سب کو دیتا ہے. اس لیے سب کو اسی سے مانگنا چاہیے. کسی بندے کے آگے، کسی مخلوق کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے یا کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ سب کو اسی خدا سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں اس سبق سے جاننے کے لیے ملی، یہ غور کرنے کی باتیں ہیں اس میں. اب اس کے بعد ہم اس سبق سے متعلق سوال جواب کریں گے. اپنی کاپی نکال لیجیے. سب سے پہلے اپنی کاپی میں اوپر سبق نمبر 13 لکھ کر بکری نے 2 گاؤں کھا لیے، یہ سبق کا عنوان لکھیے اور ادھر تاریخ لکھ کر آج کی تاریخ ڈال دیجیے. اس کے بعد سوچیے، بتائیے اور لکھیے. اس طرح لکھیے. اور یہاں پر سوال نمبر 1 ہے. آپ اسی طرح اپنی کاپی میں پینسل سے سوال نمبر 1 لکھ کر یہ سوال لکھیے، بادشاہ کی پیاس کس نے اور کس چیز سے بجھائی. یہ سوال ہے جو میں نے ریڈ پین سے لکھا ہے اور جواب بلو پین سے لکھا ہے آپ کی سہولت کے لیے، لیکن آپ اپنا سارا کام پینسل سے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اگلی لائن میں جواب لکھ کر اس کا جواب لکھ دیجیے. بادشاہ کی پیاس بوڑھے چرواہے نے بکری کے دودھ سے بجھائی. یہ جواب تھا نا اس کا. اس کے بعد 1 یا 2 لائنیں چھوڑ کر سوال نمبر 2 لکھیے. بادشاہ نے بوڑھے چرواہے کو انعام میں کیا دیا. اگلی لائن میں اس کا جواب لکھ دیجیے. بادشاہ نے بوڑھے چرواہے کو انعام میں 2 گاؤں دیے. پھر 1-2 لائنیں چھوڑ دیجیے. اور اگلا سوال نمبر 3. بوڑھا چرواہا دردناک آواز میں کیوں چیخا. کیوں چیخا تھا بوڑھا چرواہا دردناک آواز میں؟ اس کا جواب ہے پیپل کے جس پتے پر بادشاہ نے 2 گاؤں لکھ کر دیے تھے بکری وہ پتا کھا گئی، اس لیے بوڑھا چرواہا دردناک آواز میں چیخا. اس کے بعد سوال نمبر 4. بوڑھا چرواہا کس بات کی رٹ لگاتا تھا. اس کا جواب لکھ دیجیے. بوڑھا چرواہا رٹ لگاتا تھا بکری نے 2 گاؤں کھا لیے میں برباد ہو گیا. یہ رٹ لگاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد 1-2 لائنیں چھوڑ دیجیے اور سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 لکھ دیجیے. بوڑھا چرواہا بادشاہ سے ملے بغیر واپس کیوں آ گیا. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے نا. بوڑھا چرواہا بادشاہ سے ملے بغیر واپس کیوں آ گیا جبکہ وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے دہلی گیا تھا. کیا بات ہوئی تھی. اس کا جواب ہے نماز کے بعد بادشاہ کو دعا مانگتا ہوا دیکھ کر بوڑھے چرواہے نے سوچا جس خدا سے بادشاہ مانگ رہا ہے میں بھی اسی خدا سے کیوں نہ مانگوں، جو بادشاہ کو دیتا ہے وہی مجھے بھی دے گا. یہ سوچ کر بوڑھا چرواہا بادشاہ سے ملے بغیر ہی واپس آ گیا. ٹھیک ہے. سوال جواب کے بعد اب دیکھیے نیچے خالی جگہوں کو نیچے دیے ہوئے لفظوں سے پر کیجیے. یہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں: جاگیر، بادشاہ، مصاحب، ڈانٹ، دیدار اور دودھ. ان الفاظ کو ان خالی جگہ میں آپ کو پر کرنا ہے لکھ کر. یہ جملے دیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جملہ ہے یہ ہے اس بھاگ دوڑ میں، پھر خالی جگہ ہے نہ جانے کہاں کھو گئے. کہاں کھو گئے کون؟ مصاحب. تو یہاں پر مصاحب لکھ دیجیے. اس کے بعد اگلا جملہ ہے تھوڑی دیر میں مٹی کے پیالے میں وہ بکری کا خالی جگہ لے کر واپس آیا. کیا لے کر واپس آیا؟ دودھ ہے نا. تو اس کو یہاں لکھ دیجیے دودھ لے کر واپس آیا. اس کے بعد تیسرا جملہ ہے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے جاتے ہیں. تمہیں 2 گاؤں کہاں میں دیے جاتے ہیں؟ جاگیر میں. یہاں پر جاگیر آ جائے گا. اس کے بعد جو جملہ ہے وہ ہے پہرے داروں نے ہر بار، پھر خالی جگہ پھٹکار کر بھگا دیا. پہرے داروں نے ہر بار، جی ڈانٹ آ جائے گا یہاں پر. یہاں لکھ دیجیے ڈانٹ پھٹکار کر بھگا دیا بوڑھے چرواہے کو. بھگایا تھا نا جی. اس کے بعد آخری جملہ راستے کے دونوں طرف لوگ خالی جگہ کے پھر خالی جگہ ہے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. تو یہاں پر کیا آئے گا؟ لوگ کائے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے؟ بادشاہ کے کائے کے لیے؟ دیدار کے لیے. تو یہاں آ جائے گا بادشاہ اور یہاں آ جائے گا دیدار. تو اس طرح سے یہ
खाली जगह को पुर करने का काम होता है आपका। अब देखिए मिसाल के मुताबिक लफ्जों को लिखिए। ये मिसाल है, यहाँ पर इन्होंने मिसाल देकर बताया है। यहाँ लिखा है चीज और यहाँ लिख दिया चीजें और चीजों। ये वाहिद है और ये दोनों इसकी जमा है, यानी जमा दोनों तरह लिखी जा सकती है जुमले के एतबार से। चीजें भी जमा है और चीजों भी जमा है। इसी तरह यहाँ पर लिखा है आंख, और इसकी जमा आपको लिखनी है यहाँ पर, जैसे आंख की जमा आंखें और आंखों, ये भी जमा है और ये भी जमा है आंख की। इसके बाद अगला लफ्ज जो है वो है आवाज। आवाज की जमा क्या क्या होगी? आवाजें और आवाजों, है ना, शाबाश। अब देखिए बकरी, और इसकी जमा क्या होगी? बकरियां और बकरियों, ये दोनों इसकी जमा है। फिर है मिठाई, मिठाइयाँ और मिठाइयों, ये भी जमा है और ये भी जमा है। फिर है खुशी, खुशी की जमा खुशियाँ और खुशियों। फिर पत्ता, पत्ता की जमा पत्ते और पत्तों। इस तरह से ये वाहिद से जमा। अब इसके नीचे देखिए मिसाल के मुताबिक जोड़ मिलाइए। जैसे सनसनाती हवा, सनसनाती हवा होती है। चिलचिलाती क्या होती है? जी चिलचिलाती सर्दी तो नहीं होती ना, हाँ चिलचिलाती क्या होती है? बूंदे नहीं, चिलचिलाती क्या होती है? धूप। तो इसको इससे मिला दीजिए स्केल से, स्केल रखकर पेंसिल से। फिर क्या होती है? कड़कड़ाती, क्या चीज़? कड़कड़ाती क्या होती है? जल्दी बताइए क्या होती है कड़कड़ाती? कड़कड़ाती सर्दी, है ना, कड़कड़ाती को यहाँ से सर्दी से मिला दीजिए। फिर लहलहाती क्या होती है? लहलहाती बूंदे नहीं, लहलहाती फसलें, है ना, तो लहलहाती फसलें, इसको फसलें से मिला दिए, लहलहाती फसलें। फिर झमझमाती क्या? झमझमाती एक ही रह जाता है, शाबाश, झमझमाती बूंदे, है ना। तो इस तरह से ये काम भी आपका मुकम्मल होता है वर्कबुक में। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब देखिए क्या कह रही है। एक दिन आपकी अम्मी स्कूल आती हैं। कुछ दूर 3 लड़कियां खड़ी हैं। वो जानना चाहती हैं कि उनमें से फरहत कौन है। आप फरहत की पहचान बताते हुए जवाब देंगे कि वो लंबी और गोरी जिसने 2 चोटियां बांध रखी हैं, फरहत है। क्या कहा आपने? उसकी क्या पहचान बताई? वो लंबी और गोरी जिसने 2 चोटियां बांध रखी हैं, फरहत है। यानी ये लंबी, गोरी और 2 चोटियां, ये अल्फाज क्या हैं? ये अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं। किस चीज़ को जाहिर करते हैं? ये सिफत को। ये अल्फाज सिफत को जाहिर करते हैं, लंबी, गोरी और 2 चोटियां। अब सफ़ा नंबर 101 पर देखिए, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उन्हें सिफत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफत कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उन्हें सिफत कहते हैं। और इसम तो आप जानते हैं, इसम यानी नाउन। किसी चीज़, जगह या जानदार के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं, है ना। तो सिफत कहते हैं ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, उसे सिफत कहते हैं। ये सिफत की परिभाषा यानी डेफिनेशन या तारीफ है। सिफत किसे कहते हैं? अगर आपसे मालूम किया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उन्हें सिफत कहते हैं। अगर आपसे कोई सिफत की तारीफ मालूम करे या ये मालूम करे कि सिफत किसे कहते हैं, आप बताइए भाई, या जिस सिफत की जो डेफिनेशन है वो बताइए, तो आपका जवाब होगा ऐसे अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो उन्हें सिफत कहते हैं। ये सिफत की डेफिनेशन या इसकी तारीफ हो गई। इसके अलावा भी सिफत की कई किस्में हैं। जैसे हमारे घर में 2 लीटर दूध आता है। क्या कह रहे हैं? हमारे घर में 2 लीटर दूध आता है, तो 2 लीटर जो है ये भी सिफत हो गई। किसकी? दूध की। अम्मी जान ने गरीब लोगों को खैरात दी। गरीब ये जो है ये भी सिफत है, ठीक है। इसके बाद नींबू खट्टा है। नींबू की सिफत क्या है? खट्टा। तीसरा बस्ता मेरा है। यहाँ तीसरा जो है वो सिफत है, बस्ते के लिए जो इस्तेमाल हुआ है। तीसरा बस्ता मेरा है। वो फौजी बहुत बहादुर है। यहाँ बहादुर जो लफ्ज़ है ये है सिफत, फौजी की सिफत है। फौजी एक इसम है और बहादुर इसकी सिफत है। अम्मी ने 100 रुपये दिए। अम्मी ने क्या दिए? 100 रुपये। रुपए की सिफत क्या है? 100, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्होंने मिसाल देकर बताया है। आपने देखा कि ऊपर की दी गई तस्वीरों से कई सिफतों का पता चलता है ना। ऊपर में जो तस्वीरें दी हुई हैं उनसे कई सिफतों का पता चलता है। इन तस्वीरों के नीचे सही सिफत लिखिए। तो ये सिफतें यहाँ पर दी हुई, सफ़ेद, छोटे, मोटा, खूबसूरत, बूढ़ा और ताज़ा। और ये कुछ तस्वीरें हैं, आपको जो सही सिफत है इनमें से वो इनमें लिखनी है।
तो सबसे पहले जो ये एक लड़का दिखाया गया है, ये आपको कैसा लग रहा है भाई, कैसा है ये? यहाँ से देखिए कौन सा लफ्ज आएगा इसमें सिफत के लिए जी, मोटा। तो यहाँ पर लिख दिए मोटा लड़का, है ना। इसके बाद में ये देखिए कुछ बच्चे हैं, ये कैसे बच्चे हैं, इनमें से देखिए कौन सी सिफत है इनकी, छोटे, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए छोटे, छोटे बच्चे। फिर ये एक क्या है, ये बकरी, है ना। बकरी कैसी है ये बकरी, इनमें से देखिए सफ़ेद है, नहीं सफ़ेद तो नहीं है, छोटे, मोटा, खूबसूरत, बूढ़ा, ताज़ा। कैसी बकरी है ये, खूबसूरत बकरी है ना। तो यहाँ पर लिख दिया खूबसूरत बकरी। अब देखिए ये एक आदमी है, कैसा आदमी है ये, खूबसूरत आदमी है, खूबसूरत तो बकरी के लिए आ गया। अब रह जाते हैं ताज़ा, बूढ़ा और सफ़ेद। तो ये कैसा आदमी है, बूढ़ा आदमी। तो यहाँ लिख दिए बूढ़ा, ठीक है ना। तो ये बूढ़ा आदमी। अब दूध, दूध तो जाहिर सी बात है सफ़ेद होता है, और दूध यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप लिख दीजिए सफ़ेद दूध। फूल, फूल कैसा है, खूबसूरत तो होता है ये फूल, लेकिन खूबसूरत बकरी के लिए आ गया। तो अब क्या बचता है, ताज़ा। तो ये ताज़ा फूल, फूल भी ताज़ा है, खिला हुआ फूल है, ताज़ा फूल। अब देखिए सफ़ा नंबर 102 पर किसने क्या कहा, उनका कोई एक जुमला लिख दीजिए। यहाँ पर तस्वीर दी हुई है और यहाँ पर इनके बारे में जो इन्होंने जुमला बोला है इस सबक में, वो जुमला लिख दीजिए। यहाँ पर एक जुमला यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे ये बादशाह है ना, शाहजहां बादशाह, तो शाहजहां बादशाह ने क्या कहा था, सबक में से देख के एक जुमला आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर बूढ़ा चरवाहा है, बूढ़ा चरवाहा, इसका बोला हुआ कोई जुमला यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद फिर ये शाहजहां बादशाह है, यहाँ पर कोई दूसरा जुमला शाहजहां बादशाह का वो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर बूढ़े चरवाहे की तस्वीर है, बूढ़े चरवाहे का बोला हुआ कोई एक जुमला अपनी किताब में से, अपने सबक में से यहाँ लिख दीजिए। अब एक आखिरी काम जो रह जाता है वो है इस कहानी को मुख्तसरन अपने अल्फाज में लिखिए। इस कहानी से आपने क्या सबक मिला, आपको क्या सीखा, और इस कहानी को आप मुख्तसर करके किस तरह लिख सकते हैं, आप इन लाइनों में इस कहानी को मुख्तसर करके ये लिखेंगे आप खुद, ठीक है। इस तरह आज का ये काम इसके बाद मुकम्मल होगा। सफ़ा नंबर 103 पर क्या है अभी देखते हैं। अब देखिए सफ़ा नंबर 103, इन तस्वीरों में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें हैं और कुछ पालतू जानवरों की। उन्हें नीचे दिए गए खानों के मुताबिक लिखिए। इन तस्वीरों में पहचानिए कौन कौन सी तस्वीरें हैं, ये किस किस जानवर की तस्वीरें हैं, इनमें पालतू जानवर कौन है और जंगली जानवर कौन है। यहाँ पर जंगली जानवरों के नाम लिख दीजिए और यहाँ पर पालतू जानवरों के नाम लिख दीजिए इनमें से। तो सबसे पहले जो जंगली जानवर है वो है शेर, है ना। फिर क्या है, फिर छाटिए ये हिरन, और फिर उसके बाद में जंगली जानवर ये चीता, और फिर लोमड़ी और लकड़बग्गा। ये तो हो गए जंगली जानवर। अब पालतू जानवर में सबसे पहले देखिए बकरी, यहाँ बकरी लिख दीजिए। फिर है घोड़ा, और उसके बाद में भैंस, ये भी पालतू जानवर है, और कुत्ता, ये भी पालतू जानवर है। एक बिल्ली रह गई, ये बिल्ली भी पालतू जानवर है, इसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ तीन चीजें हैं, इस्म, ज़मीर और फेल, फ़ेल, नाम, फेल। आप इनकी डेफिनेशन जानते हैं, इनकी तारीफ जानते हैं, ठीक है। नीचे दिए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। यहाँ एक अल्फाज मिला जुला के लिख दिए गए हैं, और यहाँ पर आपको वो अल्फाज लिखने हैं जो इनमें इस्म के हैं, और यहाँ वो अल्फाज लिखते हैं जो ज़मीर के हैं, और यहाँ वो अल्फाज लिखते हैं इसमें छाट के जो फेल के हैं, है ना। तो जो किसी चीज़, जगह या जानदार के नाम होते हैं वो इस्म कहलाते हैं। तो इनमें सबसे पहले शाहजहां, यहाँ लिख दीजिए शाहजहां, ये इसमें है ना। इसके बाद में इसमें देखिए और कौन सा है इसमें, बकरी, बकरी इसमें, जंगल, जंगल भी एक जगह का नाम है इसमें, है ना। हिरन भी एक जानवर का नाम है, वो भी इसमें, और घोड़ा, घोड़ा भी जानवर का नाम है, ये भी इसमें, ठीक है। और आंधी भी इसमें है, पानी, पानी भी इसमें, ठीक है। झोपड़ी, झोपड़ी भी इसमें है ये, और चरवाहा भी इसमें। इसके बाद में देखिए ज़मीर में कौन कौन से हैं, जो अल्फाज इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं वो ज़मीर कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए वो भी ज़मीर है, उस, ये भी ज़मीर है, तुम ज़मीर, और ये भी ज़मीर, मैं भी ज़मीर, मुझे भी ज़मीर, उसे भी ज़मीर, और वही भी ज़मीर,
वही भी ज़मीर। इसी तरह से तुम्हें, ये भी ज़मीर है। इसके बाद फेल कौन कौन से इसमें, खेलना है ना, डालना, मारना, करना, दौड़ना, आना, जाना, लिखना और देना, ये तमाम अल्फाज जो ये फेल के हैं। जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो वो अल्फाज फेल कहलाते हैं। अभी सबक का सबसे आखिरी और सबसे आसान काम, इन तस्वीरों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, जैसे कि ये पहचानिए, मैं नहीं बताऊंगा इसका नाम, यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद ये तस्वीर देखिए किसकी है, इसको पहचान के इसका नाम यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद ये तस्वीर देखिए क्या है ये, इसको पहचानिए, इसका नाम यहाँ लिख दीजिए। और इसके बाद में देखिए ये दो तस्वीरें रह जाती हैं, इसको पहचानिए, ये खूबसूरत परिंदा है ना, इसका नाम यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद इस तस्वीर को भी आप पहचानते हैं, इसका नाम आप यहाँ लिख दीजिए। इस तरह से आज का सबक आपका मुकम्मल होता है। जो वर्कबुक का काम है उसे वर्कबुक में, और जो कॉपी का काम है उसे कॉपी में करके अपना काम मुकम्मल कीजिए। शुक्रिया।